हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब ध्वनि और माध्यम, जब किसी वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह कंपित हो रही होती है। उसके कंपन अपने आसपास की हवा को कंपित कर देते हैं। हवा से होते हुए कंपन जब हमारे कान तक पहुंचते हैं तब यह हमारे कान के पर्दे को कंपित कर देते हैं। इस प्रकार हमें ध्वनि सुनाई देती है। कंपन करने वाले वस्तु से हमारे कानों तक कंपनों को पहुंचने के लिए आवश्यक है कि उस वस्तु और हमारे कान के बीच कोई न कोई माध्यम उपस्थित हो। क्रियाकलाप 4। मेज के एक सिरे के पास अपना कान लगाइए। मेज के दूसरे सिरे को अपने मित्र से धीरे धीरे ठोकने को कहिए। क्या आपको ध्वनि सुनाई दी? ध्वनि आप तक किस माध्यम से पहुंची? ध्वनि आप तक किस माध्यम से पहुंची? अब अपना कान मेज से उठाकर फिर से सुनिए। इस स्थिति में ध्वनि किस माध्यम से आप तक पहुंची? इन दोनों ध्वनियों में अंतर क्या है? ठीक है। जब हमने कान लगाए थे मेज में तो ध्वनि जो है लकड़ी के माध्यम से पहुंची। जो मेज में लकड़ी लगा है उस माध्यम से पहुंची, स्पष्ट आवाज़ सुनाई पड़ा। और जब हमने कान को ऊपर उठा दिया मेज से तब ध्वनि जो है थोड़ा हल्का कम सुनाई पड़ा। यह वायु माध्यम से ध्वनि हमारे पास पहुंची, इससे थोड़ा कम सुनाई पड़ा। ठीक है। क्रियाकलाप 5। आवश्यक सामग्री है माचिस की 2 डिब्बियाँ, 10 मीटर धागा, 2 आलपिन। माचिस की 2 डिब्बियों के भीतर खोखे लीजिए। खोखों में छेद करके धागे और आलपिन की सहायता से चित्र में दिखाया गया है पीछे जैसा खिलौना बनाना है। धागे की लंबाई लगभग 10 मीटर हो। धागे को तानकर अपने मित्र से एक खोखे को अपने मुंह पर रखकर धीमे से कुछ बोलने को कहिए। दूसरे खोखे को आप अपने कान पर रखकर सुनने की कोशिश कीजिए। क्या कान पर से खोखा हटा लेने पर भी ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है? यदि नहीं तो क्यों? उपरोक्त क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि ध्वनि धागे में से संचरण कर सकती है। ठीक है। इस प्रयोग को आप घर में कर सकते हैं, बहुत आसान है, इजी है। ठीक है। ये चित्र में दिखाया गया है किस प्रकार से इस प्रयोग को करना है। अब आता है क्रियाकलाप 5। यह बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे। क्रियाकलाप 6। आवश्यक सामग्री प्लास्टिक की कीप, गुब्बारा, रबर की ट्यूब, पानी से भरी बाल्टी, रबर बैंड। गुब्बारे को काट लें। कीप के चौड़े सिरे पर गुब्बारे को रबर बैंड की सहायता से बांध दें। कीप के दूसरे सिरे पर रबर ट्यूब लगाएं। कीप के चौड़े हिस्से को पानी से भरी बाल्टी में डुबो दें। रबर ट्यूब के स्वतंत्र सिरे को कान में लगाएं। बाल्टी में पत्थर डालें तथा तली में पत्थर के गिरने की आवाज़ को सुनें। इस उपकरण को हाइड्रोफोन कहते हैं। परीक्षा में आ गया किसे कहते हैं हाइड्रोफोन, तो इस विधि को लिखना है। ठीक है। इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रव में भी हो सकता है। ठीक है। अब जो बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीछे प्रश्न भी दिया है। ठीक है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यह प्रश्न पीछे दिया हुआ है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझ लीजिए। क्या ध्वनि निर्वात में होकर जा सकती है? सबसे पहले सुन लो कि निर्वात होता क्या है। निर्वात मतलब होता है जहाँ पर वायु ना हो, उसे कहते हैं निर्वात। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। अगर एक बैटरी से जुड़ी एक विद्युत घंटी हमारे स्कूल में भी है, आपके स्कूल में भी होगा। ठीक है। विद्युत घंटी को एक वायुरोधी बेल जार में लटकाया जाता है। यह एक बेल जार है, इसमें वायुरोधी है, इसमें एक विद्युत घंटी इलेक्ट्रॉनिक बेल, ठीक है, विद्युत घंटी को यहाँ पे लटकाया गया है। विद्युत घंटी बजने पर जार में हवा भरी होने के कारण आवाज़ सुनाई देती है। अभी इसमें क्या है, मतलब कि जार के अंदर हवा भरा हुआ है तो आवाज़ सुनाई पड़ती है। ठीक है। जब इस जार की हवा को वायु चूसक यंत्र, वायु निकालने वाले यंत्र से जब हवा को यहाँ से निकाल दिया जाता है तब आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। जहाँ पर वायु नहीं है वहाँ पर ध्वनि जो है आगे फैल नहीं सकती, बह नहीं सकती, संचरित नहीं हो सकती। ध्वनि वायु की अपेक्षा कुछ धातुओं में 16 गुना तथा पानी में 4 गुना तीव्र गति से चलती है। आपने कभी यह सोचा कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने पर भी वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री कैसे बात करते हैं?
अंतरिक्ष यात्री आपस में बातचीत करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं है। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि चंद्रमा के तल पर अंतरिक्ष यात्री की आवाज़ थोड़ी दूर पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को क्यों नहीं सुनाई देती? इसका उत्तर सुन लीजिए। ठीक है। ध्वनि गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि चंद्रमा में निर्वात है, हवा नहीं है, वायु नहीं है, इसलिए ध्वनि संचरण नहीं हो पाता। इसलिए चंद्रमा के तल पर अंतरिक्ष यात्री की आवाज़ थोड़ी दूर पर खड़ी अंतरिक्ष यात्री को सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ पर वायु को बहने के लिए माध्यम नहीं है। सॉरी, वहाँ ध्वनि को बहने के लिए, चंद्रमा में ध्वनि को बहने के लिए माध्यम नहीं है, वायु नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसे सर्वप्रथम किसने बताया? ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसे सर्वप्रथम ऑटो वान गुरिक ने 1654 में बताया। नाम याद रख लीजिए। ऑटो वान गुरिक ने सन 1654 में बताया कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। ये हो गया, इतना पर्याप्त है। आगे वीडियो हम कल भेजेंगे। इतना समझिए, पढ़िए, लिखिए।